everyone. So, good afternoon everyone. जैसे कि पिछले सेशन में हमने हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया था, दैट इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ सिविक्स ऑन इक्वालिटी. सो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले वी विल जस्ट हैव अ क्विक रिकैप कि हमने पिछले सेशन में क्या पढ़ा था. सो पहला टॉपिक जो हमने पढ़ा था दैट वाज इक्वल राइट टू वोट, कि कैसे एंड इन दैट केस हमने स्टोरी ऑफ कांता और स्टोरी ऑफ वाल्मीकि की कहानी पढ़ी थी. तो आई होप दैट तुम लोगों को वो याद होगी कहानी एंड द क्रक्स ऑफ दैट. उसके बाद हमने इन स्टोरीज से क्या सीखा था कि कैसे जो इनइक्वालिटी है वो अदर काइंड्स में एग्जिस्ट करती हैं. एंड फॉलोइंग टू दैट हमने स्टोरी ऑफ मिस्टर एंड मिसेस अंसारी पढ़ी थी, जो भी यही बताती है कि कैसे इनइक्वालिटी अदर फॉर्म्स में एग्जिस्ट करती है. दैट इज बेस्ड ऑन रिलीजन, राइट. एंड आफ्टर दैट हमने इम्पोर्टेंस ऑफ रिकॉग्नाइजिंग डिग्निटी भी पढ़ी थी, जो हमें ये बताती है कि हमें वेदर इर्रेस्पेक्टिव ऑफ इट्स कास्ट रिलीजन, मतलब कैसे, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि हर एक पर्सन लॉ के आगे इक्वल है. तो वही इसका बेसिकली क्रक्स है कि हमें सभी की डिग्निटी को रिकॉग्नाइज करना चाहिए. सो दैट वी स्टडीड इन दैट टॉपिक. अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? So today we will be studying equality in Indian democracy. Okay. So basically the question is कि हम क्या एक्चुअली में इक्वल है. वैसे तो हम थ्योरेटिकल वे में देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये सब तो लिखा है, संविधान में ये सब लिखा है कि हाँ ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ. बट अगर हम प्रैक्टिकली उसे समझने की कोशिश करें तो दैट इज नॉट एक्चुअल, राइट. वो सही नहीं है. हम देखते हैं कि हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में भी कई ऐसी सिचुएशंस आती हैं जहां हम डिस्क्रिमिनेट करते हैं एक दूसरे के बीच में, राइट. सो हम वही पढ़ेंगे कि आर वी एक्चुअली इक्वल इन द, मतलब एक स्पेसिफिक सेंस में कि इंडियन डेमोक्रेसी में. ओके. सो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेस एवरी पर्सन एज इक्वल. हाँ, ये तो सभी को पता है. छोटे से बच्चे से भी पूछो तो वो भी बताएगा कि हाँ संविधान में लिखा है और उस संविधान ने ही ये रिकॉग्नाइज किया है कि हर एक पर्सन बराबर है, कोई भी सेंस में हो, एबीसी कास्ट हो, एबीसी क्लास हो, कोई भी सेंस हो, एवरी पर्सन इज इक्वल. हाँ, ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, राइट. तो इट मीन्स कि हमारी कंट्री ने इक्वालिटी को रिकॉग्नाइज किया. हाँ, कंट्री ने इक्वालिटी को रिकॉग्नाइज तो किया, बट उसे इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस में हम उतने सक्सेसफुल नहीं हुए. वो आपको भी पता है, हमें भी पता है कि प्रैक्टिकली लाइफ में अगर हम देखेंगे तो ऑफ कोर्स देयर आर सम सिचुएशन, कुछ सिचुएशंस हैं ऐसे जिसमें हमें इनइक्वालिटी एग्जिस्ट मतलब दिखती है. वो अभी हमने स्टोरी से इतनी सारी केसेस पढ़े हैं. ओके. सो अब बात करते हैं कि इस इक्वालिटी को रिकॉग्नाइज कैसे किया गया था. अगर हम एंशियंट टाइम की बात करें, मतलब अर्लियर टाइम की बात करें, तो वहाँ कोई लॉ एग्जिस्ट नहीं करता था. वहाँ कोई लॉ एग्जिस्ट नहीं करता था जिससे लोगों को प्रोटेक्ट किया जा सके फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन एंड इल ट्रीटमेंट. अब अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ क्रिकेट. अगर क्रिकेट में कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस ना हो, अगर ट्रैफिक में कोई रूल्स एंड रेगुलेशन ना हो, तो कोई भी गाड़ी किसी भी गाड़ी को ओवरटेक कर कर ऑफ कोर्स वहाँ कई सारी सिचुएशंस आएंगी जहाँ इंजरीज होंगी, जहाँ पीपल विल मतलब वो अपने लाइफ लूज कर देंगे अगर वहाँ कोई रूल्स एंड लॉ ना हो, है ना. अगर कोई ट्रैफिक रूल्स ना हो तो वहाँ ट्रैफिक बढ़ जाएगा और पूरा सिस्टम मीन्स इट विल जस्ट डिस्ट्रॉय, पूरा सिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाएगा. तो वही सेम सेंस हम कहाँ अप्लाई करते हैं? अपनी सोसाइटी में भी अप्लाई करते हैं कि अगर वहाँ कोई लॉ, वहाँ कोई रूल्स नहीं होंगे ना, तो पीपल जो डिस्क्रिमिनेट हो रहे हैं, जो पीपल को प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा. कॉन्स्टिट्यूशन एक हमें क्या करती है? कॉन्स्टिट्यूशन हमें डिस्क्रिमिनेशन इन एवल की चीजों से हमें प्रोटेक्ट करती है. अब उसके बाद बात करते हैं कि हाउ डज दिस इक्वालिटी इज रिकॉग्नाइज्ड इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन. सो जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने इक्वालिटी कैसे रिकॉग्नाइज की?
अब जब पहले के जमाने में लोग को डिस्क्रिमिनेट किया जाता होगा, है ना, अभी भी किया जाता है, तो उन्होंने इनइक्वालिटी फेस की होगी, अभी भी होती है ना। अब उसी को हमारे जो ग्रेट लीडर्स हैं जैसे भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने संविधान लिखा है ना, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, तो उन्होंने उस इनइक्वालिटी को रिकॉग्नाइज किया है, तभी ये सारे लॉज हमारे हमारे सामने हैं और हमें प्रोटेक्शन देते हैं, राइट। तो क्या क्या कैसे इस इक्वालिटी को रिकॉग्नाइज किया गया था कि फर्स्ट पॉइंट इज एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर द लॉ। ये तो हर एक मतलब 6 to 10 में आप पढ़ोगे तो ये दिस विल बी लाइन लाइक, ये पूरी लाइन आपको रट जाएगी, है ना, क्योंकि एवरी पर्सन, ये मैंने पहले भी बता दिया है कि हर एक हर एक पर्सन लॉ के सामने इक्वल है, चाहे वो एबीसी कास्ट का हो, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो और किसी भी क्लास का हो, डजंट मैटर दैट, राइट। सेकंड पॉइंट इज दैट कोई भी डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा किसी भी बेसिस पे, और अगर किसी ने भी ये रूल्स को वायलेट किया तो देयर विल बी पनिशमेंट। अब वही एग्जांपल ले लो ट्रैफिक का, अगर फॉर एग्जांपल ये रूल लागू हुआ कि भाई तुम अगर चला के जा रहे हो मोटरसाइकिल, कोई भी व्हीकल हो, इफ यू नॉट वेयरिंग हेलमेट, अगर हेलमेट नहीं पहने हो तो चालान काटा जाता है ना। तो सेम लोग अगर नहीं पहने हो तो भाई तुमसे जो जो रिप्रेजेंटेटिव वहां पे खड़ा है वो तुमसे चालान जरूर काटेगा, है ना। तो दैट इज काइंड ऑफ पनिशमेंट। तो अगर यहाँ भी तुम किसी भी रूल को, किसी भी रेगुलेशन को वायलेट कर रहे हो तो वहां तुम्हें कॉन्स्टिट्यूशन पनिश करेगी, उसके पास ये पूरा फुल अधिकार है, राइट। जैसे कि स्टोरी ऑफ अंसारी, ओम प्रकाश वाल्मीकि, ये सभी चीजें इस चीज को हाईलाइट करती हैं, राइट। ओके, थर्ड पॉइंट है कि एवरी पर्सन शुड हैव एन इक्वल एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस, दैट्स काइंड ऑफ, हाँ मतलब जनरल है कि पब्लिक प्लेसेस में सभी को इक्वल एक्सेस होनी चाहिए, इररेस्पेक्टिव ऑफ किस कास्ट से बिलोंग है, किस रिलीजन से हैं। अब जैसे पहले जो दलित लोग होते थे, जो लोअर कास्ट से बिलोंग करते थे, उन्हें टेम्पल्स में, पार्क्स में जान एक्सेस नहीं थी, जस्ट कि वो लो क्लास से बिलोंग करते थे या वो ऐसे कास्ट से बिलोंग करते थे जिसको डिग्निटी जिसकी वायलेट की जाती थी, है ना। सो ऑफ कोर्स मतलब ऐसे ये तीन चीजें हुई हैं कि हाँ, हमारे लीडर्स ने देखा है कि इन लोगों को एक्सेस नहीं है, क्यों नहीं है भाई, कॉन्स्टिट्यूशन में ये थोड़ा क्यों लिखा है कि भाई ये जो पर्सन है ये दलित है तो इन्हें हम अलाउ नहीं करेंगे, ना ही पढ़ना, ना ही खेलना, और ना ही किसी पार्क और टेम्पल में अंदर जाने। ये तो लोग है ना जिसने ये लॉ बनाया है। तो इन सभी को नेग्लिफाई करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने इक्वालिटी को रिकॉग्नाइज किया। अब the two ways through which government tries to implement the equality that is guaranteed। अब यहाँ आपके टेक्स्ट बुक में दो तरीके दिए गए हैं जिससे गवर्नमेंट इन सभी इक्वालिटी को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करती है, ठीक है। ओके, तो बेसिकली गवर्नमेंट ने इस इक्वालिटी को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की है एक लॉ के जरिए, जो आर्टिकल 15 और 17 है। तो फर्स्ट है कि थ्रू लॉज, तो सेकंड है थ्रू गवर्नमेंट प्रोग्राम्स और स्कीम्स। अब थ्रू लॉ कैसे, कि बैनिंग अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी, हाँ ये एक प्रॉब्लम थी हमारी सोसाइटी में कि जो लोअर कास्ट से बिलोंग करते थे, जैसे दलित, हाँ छुआछूत मानते थे, तो ये प्रॉब्लम रिकॉग्नाइज की गई है जिससे कि गवर्नमेंट ने एक्शन लिया, ठीक है। और गवर्नमेंट ने इसके जरिए एक लॉ प्रिपेयर किया जो इक्वालिटी को प्रमोट करता है, ओके। और सेकंड वन इज थ्रू गवर्नमेंट प्रोग्राम्स और स्कीम्स। अब गवर्नमेंट प्रोग्राम्स और स्कीम्स क्या होते हैं, फॉर एग्जांपल मिड डे मील स्कीम, जो जब हम छोटे थे अप टू 5th क्लास, हम सभी लोग जहाँ तक कि मुझे पता है कि वी ऑल हैव गॉन टू प्राइमरी स्कूल्स, है ना। तो हमने देखा होगा कि प्राइमरी स्कूल में फ्री एजुकेशन मिलता है, फ्री यूनिफॉर्म मिलती है, प्लस हमें वहाँ खाना खाने की पूरी व्यवस्था होती है, राइट। तो वो बेसिकली क्या इंडिकेट करता है कि ये स्कीम, ये प्रोग्राम गवर्नमेंट के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था जिससे कि इक्वालिटी
एग्जिस्ट हो सके, इक्वालिटी को हम प्रमोट कर सके। अगर हम अभी भी सिनेरियो में देखें तो ज्यादातर स्कूल्स में, मतलब ज्यादातर क्या, सभी स्कूल्स में वी हैव अ यूनिफॉर्म, सभी के पास यूनिफॉर्म होती। वो क्या होता है कि यूनिफॉर्म इज द इंडिकेशन ऑफ इक्वालिटी, कि हाँ अगर तुम इस कास्ट से हो, इस एबीसी रिलीजन से हो, डजंट मैटर, पढ़ाई के आगे कुछ भी, मतलब रिलीजन कास्ट कुछ मैटर नहीं करता, राइट। तो एजुकेशन के आगे, सॉरी। तो ये जो यूनिफॉर्म होती है वो हमारी इक्वालिटी को इंडिकेट करती है कि हाँ सारे बच्चे इक्वल हैं, अगर हम एजुकेशन की बात करें, राइट। ओके, अब उसके हम मिड डे मील स्कीम से पढ़ने के पहले एक एग्जांपल देख लेते हैं, इनइक्वालिटी इन अदर डेमोक्रेसी। मतलब हमने अपने डेमोक्रेसी में, अपने इंडियन डेमोक्रेसी में तो पढ़ ली इनइक्वालिटी के बारे में, ये कैसे एग्जिस्ट करती है। व्हाट अबाउट अदर? अब देखो अदर कंट्रीज में भी इनइक्वालिटी काफी एग्जिस्ट करती है। अगर आप बात करें अमेरिका की, तो पता है कि अमेरिका में, गौरव फर्स्ट स्लाइड, अमेरिका एग्जाम्पल, हाँ, इनइक्वालिटी इन अदर डेमोक्रेसी, हाँ बस बस बस। तो अगर हम अमेरिका की बात करें तो वो एक फॉरेनर कंट्री है, वी नो। तो दैट डजंट मीन कि वहाँ इनइक्वालिटी एग्जिस्ट नहीं करती होगी, वहाँ भी करती है, जैसे इंडिया में करती है। कि जो वहाँ पे लाइक सम पीपल आर वाइट, सम पीपल आर ब्लैक, सो कॉल्ड ब्लैक, है ना। तो वहाँ कुछ वाइट पीपल रहते हैं, कुछ ब्लैक पीपल रहते हैं। तो एक बार क्या हुआ कि इन अ ट्रेन, एक मतलब एक बस में एक लेडी थी। तो उन्होंने क्या किया, वो वो आई मीन वाइट लेडी थी, तो ही वाज, मतलब वो अपने, शी वाज गोइंग बैक टू होम विद द बस। तो वो अपने घर जा रही थी बस से। तो क्या हुआ कि उन्हें सीट चाहिए थी और कोई भी सीट वहाँ खाली नहीं थी। तो एक वहाँ ब्लैक लेडी बैठी हुई थी। तो वो जो वाइट लेडी थी वो शॉक हो गई कि यहाँ मैं खड़ी हूँ और वहाँ वो ब्लैक, मतलब ऐसा माना जाता था कि जहाँ व्हाइट पीपल होंगे वहाँ ब्लैक लोग बैठ नहीं सकते हैं। मतलब वहाँ काफी डिस्क्रिमिनेशन हुआ करता था बिटवीन व्हाइट पीपल एंड ब्लैक पीपल। तो उस ब्लैक लेडी ने क्या किया कि चाहे कुछ हो जाए मैं यहाँ से उठूंगी नहीं। तो वो वहाँ से उठी नहीं, और जो व्हाइट लेडी थी उन्हें वहां से जाके पीछे बैठना पड़ा, कि जहाँ कहीं कि व्हाइट पीपल पीछे नहीं बैठेंगे, पीछे बैठेंगे तो ब्लैक पीपल बैठेंगे। दैट वाज काइंड ऑफ सिचुएशन एट दैट टाइम। तो ऐसा करके इन्होंने सिविल राइट मूवमेंट को, मतलब एक जन्म दिया, जिससे कि सिविल राइट एक्ट ऑफ 1964 आ गया, जो बेसिकली क्या करता है कि डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस को प्रोहिबिट करता है। रेस मतलब कलर, है ना। जैसे कलर का डिस्क्रिमिनेशन हुआ था यहाँ, तो इसके बेसिस पे वो डिस्क्रिमिनेशन को ये सिविल राइट एक्ट मूवमेंट इसे प्रोहिबिट करता है। तो दिस वाज द एग्जांपल ऑफ, मतलब कहें तो अदर कंट्रीज की बात करें तो। अब इसके बाद वी विल बी टॉकिंग अबाउट मिड डे मील स्कीम्स। अभी हमने पढ़ा ना कि इक्वालिटी इंडियन डेमोक्रेसी ये किसने बेस से लॉन्च होती है या इम्प्लीमेंट होती है। तो टू वेज से, थ्रू द लॉज और थ्रू द गवर्नमेंट प्रोग्राम्स और स्कीम्स। अगर लॉज की बात करें तो कैसे कि हाँ, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल इन्होंने ये इनइक्वालिटी को आइडेंटिफाई किया, रिकॉग्नाइज किया, तभी तो वो मूवमेंट एक्ट हो पाया, तभी तो वो मूवमेंट इम्प्लीमेंट हो पाया। अगर हम अपने प्रैक्टिकल लाइफ की बात करें, जब तक आप अपने मिस्टेक्स को वो रिकॉग्नाइज नहीं करोगे तो उसे सुधारोगे कैसे, है ना। तो सुधारने से पहले आपको वो चीज रिकॉग्नाइज तो करनी चाहिए। तो सेम सिचुएशन अप्लाइज है कि अनटचेबिलिटी को वहाँ उन्होंने रिकॉग्नाइज किया, इसीलिए गवर्नमेंट ने एक लॉ प्रिपेयर किया। ये तो पहला वे हो गया। सेकेंड वे वॉज थ्रू गवर्नमेंट प्रोग्राम्स और स्कीम्स। अब प्रोग्राम्स और स्कीम्स क्या होते हैं, जो गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किए जाते हैं। जैसे हम देखते हैं ना, कई सारे स्कीम्स आते हैं, प्रोग्राम्स आते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इसका एक एग्जाम्पल है मिड डे मील स्कीम, जिसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। अब मिड डे मील स्कीम्स क्या होता है कि हमने पढ़ा होगा, हमने मतलब कि पढ़ा क्या होगा, हमने तो देखा होगा इन अप टू प्राइमरी स्कूल में ये मिलता है कि हाँ भाई, जो फर्स्ट टू
5 क्लास के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो जाते हैं इन अ प्राइमरी स्कूल, इन अ गवर्नमेंट स्कूल, तो वहाँ उनको पढ़ाई भी करते हैं और अपना मतलब जिनके पास अफोर्ड नहीं कर पाते जो एजुकेशन को, वहाँ वो लोग पढ़ाई करते हैं और वहाँ उन्हें खाना भी मिलता है, फ्री यूनिफॉर्म मिलते हैं, फ्री बुक्स मिलते हैं। तो ये एक इनिशिएटिव है जो गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया है, जिस जो कि इक्वालिटी प्रमोट करता है। तो इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। तो बेसिकली इस प्रोग्राम के अंदर क्या होता है कि फ्री खाना कुक किया जाता है और जो सभी चिल्ड्रन को, एलिमेंट्री स्कूल से पढ़ रहे बच्चों को मतलब प्रोवाइड किया जाता है। अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें तो ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था, इट वाज स्टार्टेड इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु। ये मिड डे मील स्कीम बेसिकली तमिलनाडु के गवर्नमेंट ने पहला इनिशिएटिव लिया था। तो क्या हुआ था इससे कि इन 2001 Supreme Government asked all state governments to begin this program in the state. अब क्या हुआ कि जब तमिलनाडु के गवर्नमेंट ने, वहाँ की सरकार ने जब ये इनिशिएटिव लिया कि हम मिड डे मील स्कीम ओपन मतलब लॉन्च करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, तो इसका तो भाई हाँ पॉजिटिव रिजल्ट भी आया, नेगेटिव रिजल्ट भी आया, क्योंकि हर एक चीज के दो पहलू होते हैं, राइट। तो इससे क्या हुआ, पॉजिटिव तो ये हुआ कि हाँ स्टूडेंट्स का जो रेशियो था वो बढ़ गया। अब भाई वो अलग बात है कि बच्चे खाना खाने के लिए स्कूल आ रहे थे, ये केवल पढ़ने के लिए आ रहे थे, बट ऑफकोर्स अगर वो खाना खाने के लिए आ भी रहे होंगे तो ऑफकोर्स थोड़ी बहुत तो पढ़ाई कर ही लेते होंगे, है ना। तो इससे क्या हुआ कि जो स्टूडेंट्स का रेशियो था, जो मतलब जितने बच्चे वहाँ पढ़ते थे, तो वो उनकी संख्या बढ़ने लगी। तो इसी को देखते देखते 2001 में क्या हुआ कि सुप्रीम गवर्नमेंट ने, सुप्रीम कोर्ट ने सभी स्टेट से ये कहा कि भाई ये प्रोग्राम आप सभी लोग भी स्टार्ट कर दो। तो आज हम देखते हैं कि सारे स्टेट्स में ये मिड डे मील स्कीम प्रोग्राम मतलब इस इनिशिएटिव अच्छा रहा, इट वाज अ सक्सेसफुल इनिशिएटिव। ठीक है, अब इसके कई सारे पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी हुए। तो पहले हम पॉजिटिव इम्पैक्ट पर लेते हैं मिड डे मील स्कीम का। तो पहला क्या था कि many poor children have begun enrolling and starting attending schools regularly। तो ये एक अच्छा ये काफी अच्छा रेशियो मिला था देखने के लिए कि कई गरीब बच्चे थे जो एजुकेशन को अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, तो वो अपने आप को स्कूल भेजने लगे, है ना, उनके पेरेंट्स उन्हें स्कूल भेजने लगे और वो स्कूल्स को रेगुलरली अटेंड करने लगे। तो पहला इम्पैक्ट तो ये था। दूसरा क्या था कि अर्लियर चिल्ड्रन हैव टू गो होम फॉर लंच ब्रेक बट दे डिडंट रिटर्न टू स्कूल फॉर द सेकंड शिफ्ट। ये इवन हम लोगों ने भी कभी कभार बचपन में किया ही होगा कि क्या हो जाता है कि जब ब्रेक होता था ना, तो हम लोग चले जाते थे घर पे खाना खाने के लिए और सेकंड शिफ्ट के लिए हम लौट कर ही नहीं आते थे। तो बेसिकली जब ये मिड डे मील स्कीम स्टार्ट हुआ जब से, तो खाना स्कूल में ही मिलने लगा। तो भाई अब तो कोई स्कोप ही नहीं था कि बच्चे सेकेंड शिफ्ट मिस करें। तो इससे क्या हुआ कि अर्लियर चिल्ड्रन, जो बच्चे घर जाते थे, अब वो घर ना जाने की वजह उन्हें स्कूल में ही खाना मिलता, जिससे कि वो पूरी दोनों शिफ्ट्स अपने आप को स्कूल्स में ही रखें और पढ़ाई करें। तो ये भी एक काफी अच्छा इम्पैक्ट मिला देखने को। थर्ड क्या था कि earlier the mothers had to interrupt their work to feed the children. Now mothers could go their work and continue। अब कुछ चिल्ड्रन की जो मदर्स होती हैं वो काम करती हैं, मतलब वर्क इन द सेंस ऑफ वो बाहर काम करती हैं अपार्ट फ्रॉम हाउस होल्ड, मतलब घर के काम देखने के साथ साथ वो कहीं बाहर का भी काम करती हैं, जॉब वगैरह करती हैं। तो जब बच्चे घर जाते थे तो उन पेरेंट्स को भी घर पे आना पड़ता था अपने बच्चों को देखने के लिए, क्या कहाँ सब कुछ ठीक है यानी, बट अब ऐसा कुछ नहीं है। अब सिंस जब से मिड डे मील स्कीम इम्प्लीमेंट हुआ है तो पेरेंट्स को अपने काम में कोई इंटरप्ट करने की जरूरत नहीं है, दे कैन कंटिन्यू विद द वर्क, राइट। Fourth was that this program reduced caste prejudice because both lower and upper caste children in the school could eat in the meal together। अब ये सबसे अच्छा मतलब इम्पैक्ट देखने को मिला कि इस प्रोग्राम ने बेसिकली कास्ट प्रेजुडिस है वो हटा दी। कास्ट प्रेजुडिस इन द सेंस ऑफ व्हाट कि जैसे हमने पहले ही पढ़ा था ना कि तुम लोअर कास्ट के हो, तुम सो कॉल्ड लोअर कास्ट हो, तुम सो
तुम अपर कास्ट के हो। तो अब क्या होता था ऐसे मिड डे मील में, चाहे कोई भी लोअर कास्ट के हो कोई भी अपर कास्ट के हो, दोनों लोग साथ में बैठकर खाना खाते थे, है ना। तो इसमें तो इस पर्टिकुलर पॉइंट ने क्या किया कि दिस प्रोग्राम रिड्यूस कास्ट प्रेजुडिस। तो जो थिंकिंग लोगों के दिमाग में बनी थी तो वो सारी अब वैनिश ऑफ हो गई थी जब ये स्कीम आया। आफ्टर दैट Dalits women they could be employed। अब क्या होता है कि जब गवर्नमेंट स्कूल्स में मतलब जहाँ मिड डे मील स्कीम होता है तो वहाँ कुछ महिलाएं काम करने के लिए आती हैं, एंड मतलब फॉर द पर्पज ऑफ कुकिंग द फूड, है ना, खाना पकाने के लिए वहाँ जो आते हैं। और एक प्रकार की आंगनबाड़ी भी होती है। तो इससे क्या हुआ कि महिलाओं को, स्पेशली दलित महिलाओं को एम्प्लॉयमेंट मिलने लगा, मतलब उन्हें अपने लाइवलीहुड या अपने मतलब रोज की जिंदगी चलाने के लिए एक अच्छा काम मिल गया था। और स्पेशली दलित वुमेन को मिला। तो इससे क्या हुआ कि जो कास्ट प्रेजुडिस थे वो वैनिश्ड ऑफ हो गए, वो लोगों के दिमाग से हट गए, फिर भी कंप्लीटली तो हटे नहीं, है ना। ओके, आफ्टर दैट मिड डे मील आल्सो हेल्प्स टू रिड्यूस द हंगर ऑफ पुअर स्टूडेंट्स। हाँ, ये तो एक काफी मतलब मीडिया का अगर मैं पर्सनली बताऊं तो मीडिया का एक फॉल्ट क्या है कि हाँ वो ये तो बता देगी कि कोरोना की वजह से ये हो रहा है, इतने लोगों की जानें गई हैं, है ना। लेकिन मीडिया आपको कभी ये नहीं बताएगी कि हंगर से इतने सारे पुअर जो किड्स हैं वो अपनी जिंदगी खो रहे हैं, राइट। तो बेसिकली क्या होता था कि जो मिड डे मील है, मिड डे मील ने जो पुअर स्टूडेंट्स थे, जो पुअर बच्चे थे, उनको एक जरिया दिया खाना खाने का भी। अब सिंस कि वहाँ वो खाना भी खा सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं, तो आई थिंक दिस वाज द मतलब मोस्ट सक्सेसफुल इनिशिएटिव। और ये काफी अच्छा काम मतलब रहा था। It plays a very important role in increasing equality and thus it was a successful scheme. ऑफ कोर्स ओवरऑल की बात करें इन अ नटशेल कि ये जो स्कीम थी, इट हैड प्लेड ए इम्पोर्टेंट रोल, इसने इक्वालिटी को इंक्रीज किया और इट वाज कंसिडर्ड एज अ सक्सेसफुल स्कीम। तो ये तो सारे पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हो गए मिड डे मील के। अगर हम बात करें कि क्या क्या चैलेंजेस हैं इक्वालिटी को, वैसे तो अगर हम देखें तो मिड डे मील के सारे ही पॉजिटिव चैलेंजेस ही थे, मतलब पॉजिटिव इम्पैक्ट ही थे, क्योंकि सक्सेसफुल स्कीम रहा तो इट ऑल हैड पॉजिटिव इम्पैक्ट। अगर हम इक्वालिटी की अभी भी बात करें कि फिर भी इक्वालिटी को चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, भले ही मिड डे मील स्कीम आई उससे बहुत कुछ तो मतलब फायदा तो हुआ, इक्वालिटी इंक्रीज हुई, लेकिन पूरी तरह से नहीं हुई। तो अभी भी क्या चैलेंजेस हैं इन जनरल वो हम पढ़ेंगे। तो अब क्या है डिफरेंसेस बिटवीन द स्कूल अटेंडेड बाय रिच एंड पुअर रिस्पेक्टिवली। अब बेसिकली एक चैलेंज आ जाता है कि बहुत सारा डिफरेंस होता है रिच और पुअर में, जो बच्चे स्कूल अटेंड कर रहे हैं। अब देखेंगे दैट्स अ जनरल, मतलब ये जनरल की बात है कि जो पुअर स्टूडेंट्स होंगे वो अपने आप को प्राइमरी स्कूल्स में, गवर्नमेंट स्कूल्स में ही डालेंगे, क्योंकि अब उनके पास इतना पैसा तो होता नहीं कि वो एक प्राइवेट स्कूल के एजुकेशन को अफोर्ड कर सके, राइट। बट अगर when we talk about rich students, तो वो तो since they have a good amount of money, तो वो अपने एजुकेशन को अफोर्ड कर सकते हैं। तो ये बेसिकली गैप क्रिएट कर देता है, और यही प्रेजुडिस सोसाइटी भी बना लेती है कि जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा है तो दैट वुड बी पुअर। अब हम ही लोग देख लो, हम लोग भी तो गवर्नमेंट स्कूल से गए थे। तो मतलब ये केवल सोसाइटी के लॉज रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो अपने आप सोच बना लेते हैं। सो सो ये बेसिकली रिच एंड पुअर का खेल हो जाता है कि डिफरेंसेस एग्जिस्ट करने लगते हैं कि जो रिच होते हैं वो प्राइवेट स्कूल में चले जाते हैं, जो पुअर होते हैं वो गवर्नमेंट स्कूल में चले जाते हैं। और वहाँ ये तो खैर एक चैलेंज होता है कि गवर्नमेंट स्कूल में हमें प्रॉपर क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पाता इन व्हेन वी कंपेयर द एजुकेशन विद द प्राइवेट स्कूल्स। सो वो भी एक रीजन होता है कि बच्चे अपने आप को ज्यादातर प्राइवेट स्कूल्स में इनरोल करना चाहते हैं। Second, when we talk about discrimination on the basis of caste still exists in school and society. अब
मिड डे मील स्कीम ने हाँ बच्चों को साथ तो लाया, चाहे वो लोअर के हो चाहे वो अपर क्लास के हो, लेकिन फिर भी चैलेंजेस अभी भी हैं कि हमें डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। और ये अभी भी स्कूल और सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है। सोसाइटी में तो खैर एग्जिस्ट करता ही है, बट स्कूल्स में तो करना नहीं चाहिए, क्योंकि वहाँ तो केवल सबसे बढ़कर एजुकेशन होता है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कोई भी कास्ट हो कोई भी रिलीजन हो। बट स्टिल क्या करें, सोसाइटी है ना। तो अब डिफरेंसेस अभी भी हमें देखने को मिलते हैं स्कूल में। अगर हम बात करें कॉलेजेस वगैरह की, तो वहाँ बेसिकली होता नहीं है कि हम टॉन्ट देते हैं दूसरे स्टूडेंट्स को, मतलब दैट्स काइंड ऑफ वेरी, अब हमें पता नहीं होता, हम अपने एंजॉयमेंट के लिए कर रहे होते हैं, बट अदर पर्सन कैन फील बैड अबाउट, राइट। तो अभी भी ये डिस्क्रिमिनेशन एग्जिस्ट करते हैं। थर्ड पॉइंट इज एटीट्यूड चेंज इज वेरी स्लो if mindset of public is positive. Major challenge of equality favors inequality. Okay. अब क्या बात होती है कि अगर जो एटीट्यूड चेंज है वो अभी भी स्लो है, मतलब हाँ पीपल हैं, सोसाइटी है, वो अपना माइंडसेट चेंज तो कर रही है इन अ पॉजिटिव वे, बट द एटीट्यूड इज वेरी स्लो, मतलब बहुत धीरे धीरे ये सब चीजें ये चीजें हो रही है, राइट। तो मेजर चैलेंज ऑफ इक्वालिटी फेवर्स इनइक्वालिटी के, हम जितने भी अगर हमें ये चैलेंजेस देखे हैं अभी इक्वालिटी के, वो सारे इनइक्वालिटी को फेवर्स करते हैं। तो ऑफ कोर्स हम ये कह सकते हैं अगर अपना शेयर कि भले ही इतना सब कुछ करने के बाद भी इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है ना। तो दैट इज अ मेन कंसर्न फॉर अस, राइट। तो अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो मुझे बता दो, मैं भी आपको डाउट डिस्कस कर दूंगी, क्योंकि अभी टाइम हो गया एंड you people will be having next class, so thank you